जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 की वार्षिक परीक्षा हेतु जारी प्रश्न बैंक में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हम आज करेंगे। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो थोड़ा बड़ा अवश्य होगा, किंतु आपकी आगामी वार्षिक परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज हम हमारी कक्षा 11वीं की जो अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 143 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आगामी वार्षिक परीक्षा में जो आपके 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, ये 32 प्रश्न आपके पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली यूनिट है, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय। इस इकाई पर कुल 4 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, जिसमें पहला है सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि में संलग्न है? ए, एक पिता अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद रहा है। बी, एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है। और सी, एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा है। डी, ए और बी दोनों। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर विकल्प डी, ए और बी दोनों यह सही है। दूसरा, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ए, मानव चाहता है असीमित, बी, साधन सीमित हैं, और सी, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर विकल्प डी सही है। प्रश्न 3, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है? डेटा का समुच्चय यानी आंकड़ों का समुच्चय। ए, सांख्यिकी, बी, डेटा का संपादन, सी, डेटा का विश्लेषण, और डी, डेटा एकत्र करना। तो यहाँ पर सही विकल्प है सांख्यिकी। चौथा, आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है। ए, अर्थशास्त्र, बी, उद्योग, सी, सरकार, और डी, ये सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी, ये सभी, यह सही है। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरो। इसमें पहला, सांख्यिकी, खाली स्थान, जटिल डेटा। तो विद्यार्थियों, चूंकि यह जो प्रश्न बैंक है, मुझे लगता है कि यह पहले मूल रूप से इंग्लिश में तैयार की गई और उसके पश्चात उसका ट्रांसलेशन किया गया है, इसलिए कुछ प्रश्नों में आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। मैंने भी बहुत मेहनत से ये आंसर तैयार किए हैं, बहुत समय लगा है इसको समझने में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सांख्यिकी सरल करता है जटिल डेटा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान जटिल डेटा के बाद होना चाहिए था। सांख्यिकी जटिल डेटा को सरल करता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सरल करता है। अगला है उपभोग सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे उपभोग। तीसरा, सांख्यिकी आंकड़े अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। रिक्त स्थान में आएगा अनेक, या बहु भी लिख सकते हैं, बहु कारणों से या अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। अगला है मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का खालिस्तान उपयोग होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे वैकल्पिक। इसके पश्चात सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए, सत्य असत्य बताना है। इसमें पहला है सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। कथन सत्य है। आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी अध्ययन का अंतिम चरण है। यह कथन भी सत्य है। सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है। यह कथन असत्य है। चौथा, वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। कथन सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए या जोड़ियों का मिलान कीजिए। किसान, दुकानदार, कैब ड्राइवर, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी, ये 4 कॉलम आ में दिए गए हैं, और कॉलम बा में दिए गए हैं सेवा धारक, सेवा प्रदाता, विक्रेता और निर्माता।
यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ये निर्माता शब्द बीच में छपा हुआ है। तो किसान क्या है? किसान की जोड़ी हम बनाएंगे निर्माता से, क्योंकि यह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। दूसरा दुकानदार, दुकानदार चूंकि वस्तुओं को बेचता है तो इसकी जोड़ी हम विक्रेता से बनाएंगे। कैब ड्राइवर यानी टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर क्या करता है? सेवा प्रदान करता है, तो सेवा प्रदाता। और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी, ये क्या है? सेवाधारक। तो इस प्रकार ये सही जोड़ियां हुई। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो उत्तर है अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा, किस प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है? उत्पादन प्रक्रिया में। उत्तर में हम लिखेंगे उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल को उपयोगिता वाले अंतिम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। अगला है, तथ्यों को सरल और निश्चित रूप से प्रस्तुत करने में क्या सहायक है? तो उत्तर है सांख्यिकी। चौथा, किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रात्मक चर। इसके बाद 2 अंक वाले प्रश्न हैं, जिनका विश्लेषण हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। अभी हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। इकाई 2, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, यह अध्याय है और इस पर कुल 10 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे और अति लघुत्तरी 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। लघुत्तरी 1 प्रश्न आएगा 3 अंक का, और विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक का कोई भी प्रश्न इससे नहीं आएगा। इकाई 2 का पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। लॉटरी निकालने के लिए खाली स्थान सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। ए, यादृच्छिक रूप में, बी, उद्देश्य, सी, स्तरीकृत और डी, कोटा। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे यादृच्छिक रूप से। अगला, नमूने के बीच तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है और जनगणना पद्धति बनाई जाती है? ए, सर्वेक्षण का क्षेत्र, बी, डेटा की शुद्धता और सी, संग्रह की लागत और डी, ये सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी यह सही है। किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है। ए, आवृत्ति, बी, चर, सी, विशेषता और डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम सही विकल्प चुनेंगे चर। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो विकल्प ए है संगठन, बी प्रस्तुति, सी वर्गीकरण और डी सारणीकरण, सारणीयन। यहाँ सारणीकरण लिखा हुआ, यह भी सही है। यहाँ एक प्रश्न छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। ए, रेंज, बी, वर्ग अंतराल का परिमाण, सी, आवृत्ति और डी, वर्ग सीमा। तो यहाँ सही उत्तर है वर्ग की ऊपरी और निचली सीमाओं के बीच का अंतर, वर्ग अंतराल का परिमाण। अगला प्रश्न, अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ए, स्थल, बी, समय, सी, मौलिकता और डी, उद्देश्य। तो अस्थायी वर्गीकरण में समय आधार होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्थानिक वर्गीकरण में खाली स्थान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। रिक्त स्थान में हम स्थान शब्द लिखेंगे। दूसरा, खाली स्थान एक तालिका की पंक्तियों का शीर्षक है। जब हम सारणीकरण करते हैं तो पंक्तियों का जो शीर्षक होता है इसे हम अवशीर्ष कहते हैं। और हमारी जो प्रश्न बैंक है इसके आंसर की में यहाँ पर आधार शब्द भी दिया हुआ है, तो हम आधार या अवशीर्ष दोनों लिख सकते हैं।
तीसरा, एक समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे समावेशी श्रृंखला। चौथा, गुणात्मक वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो जब आंकड़ों की विशेषताओं के आधार पर यानी गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो हम उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। अगला है, रिक्त स्थान विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर जनगणना या संगणना, यह जो विधि है ये छोटे आकार के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की बराबर संभावना होती है। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बराबर या समान भी लिख सकते हैं। सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। उत्तर है सही। जनगणना पद्धति में प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है। यह कथन गलत है। तीसरा, संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में। तो यह कथन गलत है, असत्य। चौथा, असतत चर के मामले में डेटा भिन्नों में व्यक्त किया जाता है। यह कथन गलत है। पांचवा, हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। यह कथन भी गलत है। विद्यार्थियों, यहाँ हिस्टोग्राम का मतलब है आयत चित्र। अगला है, दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए। यह कथन भी गलत है। जोड़ियों का मिलान करें, कॉलम ए और कॉलम बी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह जो बुकलेट आप देख रहे हैं यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक है और उसमें जिस तरह की प्रिंटिंग है वैसी ही प्रिंटिंग इसमें दिखाई दे रही है। तो मैं आपको समझाता हूँ। कॉलम ए में दिया हुआ है अंक गणितीय रेखा रेखांकन, बी क्षैतिज, सी बार आरेख, डी ओगिव से कम। तो ये ओगिव नहीं है, ओजाइव, ओजाइव या तोरण जिसे हम कहते हैं। ई पाई आरेख और एफ में गुण। कॉलम बी में एब्सिसा। और दूसरे नंबर पर दिया हुआ है समय श्रृंखला डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्मित। 3 ऊपर की ओर उठना। 4 में दिया है 2 आयामी आरेख। 5 में दिया है गुणात्मक आयाम और 6 में दिया है वृत्ताकार आरेख। तो कॉलम ए में पहले नंबर पर है अंक गणितीय रेखा रेखांकन। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे समय श्रृंखला, यानी ये दूसरा वाला समय श्रृंखला डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्मित। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा की जोड़ी हम बनाएंगे एब्सिसा। उसे एब्सिसा कहते हैं, जिसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, यानी आधार रेखा, वह है एब्सिसा। तो इसकी जोड़ी एब्सिसा से। सी बार आरेख, बार आरेख की जोड़ी यहाँ पर जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है 2 आयामी। वैसे बार आरेख 2 आयामी नहीं होते हैं, 1 आयामी होते हैं, लेकिन यहाँ 2 आयामी दिया हुआ है और सारी सही जोड़ियाँ बनाने के बाद में केवल 2 आयामी शेष बचता है, तो हम इसकी जोड़ी 2 आयामी से बनाएंगे। डी तोरण या ओजाइव, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे तीसरे नंबर पर दिया हुआ है ऊपर की ओर उठना। जब हम ओजाइव की रचना करते हैं तो यह अगर से कम आवृत्ति हम लेते हैं तो यह ऊपर की ओर जाता है और से अधिक लेते हैं तो यह ऊपर से नीचे की ओर आता है। पाई आरेख, पाई आरेख की जोड़ी वृत्ताकार आरेख, यानी नंबर 6 पर जो दिया हुआ है। और एफ गुण, तो गुणों के आधार पर गुणात्मक आयाम या गुणात्मक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, हम अंक गणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है समय श्रृंखला ग्राफ। 2, सभी आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर खींची गई आकृति कौन सी है? तो इसका उत्तर है आवृत्ति बहुभुज या बारंबारता बहुभुज।
3 किसी तालिका के कोई 2 प्रमुख घटक लिखिए। तो तालिका के प्रमुख घटक इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे शीर्षक, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक, अवशीर्ष या पंक्ति शीर्षक, स्रोत, पाद टिप्पणी या फुटनोट। तो इनमें से आप कोई भी 2 घटकों के नाम लिख सकते हैं। चौथा, हम बार्स को क्या कहते हैं? बार्स यानी कॉलम या स्तंभ, तो उत्तर लिखेंगे हम स्तंभ या कॉलम। पांचवा, सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है? सामान्य वक्र या बारंबारता वक्र, इसका आकार कैसा होता है? घंटी के आकार का, यानी ये पहले ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर आता है। अगला है, परास का सूत्र दीजिए। परास या रेंज, रेंज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? रेंज बराबर L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी अगली इकाई 3, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इस पर जो अंकों का अधिभार है वह है कुल 10 अंकों का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और अति लघुत्तरी 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। लघुत्तरी यानी 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा और एक विश्लेषणात्मक यानी 4 अंक का प्रश्न आएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है ए, अंक गणित औसत, बी, मंझला, सी, तरीका और डी, ऊपर के सभी। दूसरा जो मंझला लिखा हुआ है यह है मध्यिका या मीडियन, और तरीका शब्द जो है ये माड या बहुलक के लिए आया है, बहुलक, और ये है मध्यिका। अब समझना आसान हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है ए, अंक गणिती माध्य या अंक गणित औसत। दूसरा है माध्यिका एक खालिस्तान औसत है, ए, गणना, बी, अवस्था का, सी, दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका एक अवस्था का औसत है यानी स्थिति का औसत है। तो यहाँ पर हम विकल्प बी को चुनेंगे। अगला प्रश्न है, मॉड द्वारा स्थित किया जा सकता है। तो मॉड मीन्स बहुलक। क्या किया जा सकता है? ए, समूहन, बी, निरीक्षण, सी, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो हम बहुलक को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? समूहन विधि के द्वारा या निरीक्षण के द्वारा। तो यहाँ पर हम विकल्प सी को चुनेंगे। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है ए, अंकगणित औसत, बी, मध्यिका या मीडियन, सी, तरीका यानी हम इसको क्या पढ़ें? बहुलक, और डी, जियोमेट्रिक माध्य। तो विद्यार्थियों यहाँ पर विकल्प बी यानी मीडियन या मध्यिका यह सही है। निम्नलिखित में से कौन स्थितीय औसत है? स्थितीय औसत ए, मंझला लिखा हुआ है यानी मध्यिका, बी, चतुर्थक, सी, तरीका यानी बहुलक और डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी विकल्प सही है। गणना करते समय डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। ए, मंझला यानी मध्यिका, बी, तरीका यानी मॉड या बहुलक और सी में लिखा हुआ है अर्थ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये वही समस्या है, अर्थ यानी माध्य या मीडियन शब्द यहाँ पर आना चाहिए। तो बी और सी दोनों यह विकल्प सही है, यानी बी अर्थात बहुलक में तथा सी अर्थात माध्य में हम समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करते हैं, केवल मध्यिका या मीडियन के लिए हमें करना होता है। अगला प्रश्न है, चरम वस्तुओं की उपस्थिति से कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए, मंझला यानी मध्यिका, बी, बहुलक, सी, अंकगणित औसत और डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो चरम मूल्यों से जो औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है वह है अंकगणित औसत या अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य। अगला प्रश्न है, चरम मान का प्रभाव पड़ता है।
ए उच्च, बी कम, सी नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। तो चरम मान का बहुलक पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है, तो उत्तर है नहीं, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कल्पित माध्य को खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो कल्पित माध्य को हम कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए। दूसरा, समांतर माध्य सभी मूल्यों को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे श्रेणी, यानी समांतर माध्य की गणना में सभी मूल्यों को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मीडियन, खालिस्तान चरम परिवर्तन से होता है। मीडियन चरम मूल्यों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता है। चौथा, बहुलक बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 माध्य। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने का एक तरह से सूत्र भी है, या हम कहें कि बहुलक मध्यिका और माध्य के बीच संबंध को भी प्रदर्शित इससे किया जाता है। z बराबर 3m-2a, रिक्त स्थान में लिखेंगे माध्य। अगला है, खाली स्थान श्रृंखला में सबसे अधिक बार होता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बहुलक। प्रेक्षणों के एक समुच्चय का उनके माध्य से विचलन का योग सदैव होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 0। सातवां, मध्यिका की गणना के लिए मानों को खाली स्थान में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम आरोही या अवरोही लिखेंगे। आठवां, इन संख्याओं की मध्यिका है 3, 5, 7, 9, 12। तो इन संख्याओं की मध्यिका क्या होगी? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, साथ ही कुल 5 पदमूल्य हैं। तो 5 में से बीच वाला यानी तीसरा जो पदमूल्य है अर्थात 7, इस श्रेणी की मध्यिका होगी। अगला प्रश्न है, सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। अंकगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, सत्य। दूसरा, सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं दे सकता है, यह असत्य है, सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। तीसरा, एक श्रृंखला में 3 चतुर्थक होते हैं, सत्य है। चौथा, चतुर्थक मूल में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, कथन सत्य है। मध्यिका से मदों के विचलन का योग 0 होता है, असत्य। श्रृंखला की तुलना करने के लिए केवल एक औसत पर्याप्त नहीं है, कथन सत्य है। अंकगणितीय माध्य एक स्थितीय मान है, यह असत्य है, मध्यिका एक स्थितीय मान होता है। और आठवां, मीडियन अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है, कथन असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। ये कॉलम आ है, ये कॉलम बा है, यह कॉलम ये बा है, यहाँ अलग अलग नहीं दिया हुआ है। कॉलम आ में इसको हम कॉलम ए और इसको बी कर देते हैं, और ये उत्तर। कॉलम ए में दिया हुआ है मोड, मोड यानी बहुलक। अब बहुलक की जोड़ी आप देखें कि कॉलम बी में किस कथन से बनेगी? मध्यतम पद उच्चतम आवृत्ति। तो यहाँ पर बहुलक की जोड़ी उच्चतम आवृत्ति या अधिकतम आवृत्ति से बनेगी, तो मोड के सामने हम लिखेंगे उच्चतम आवृत्ति। फिर मध्यिका, मध्यिका मध्यतम पद होता है, बीच वाला पद होता है, इसलिए मध्यिका के सामने हम लिखेंगे मध्यतम पद। फिर माध्य की जोड़ी किससे बनाएंगे? देखिए, माध्य के सामने लिखा हुआ है समूह घटक, और अगले नीचे भी कॉलम बी में नीचे लिखा हुआ है सटीक, यानी समांतर माध्य जो होते हैं किसी श्रेणी का वह सटीक होता है, यानी एक ही होता है, तो इसके सम्मुख हम सटीक लिखेंगे। चौथा, केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति इसकी जोड़ी हम बनाएंगे समूह घटक, यहाँ पर कॉलम बी में 3 नंबर पर दिया हुआ है समूह घटक। 5, रेंज, रेंज या विस्तार यानी परास, परास की जोड़ी किससे बनाएंगे? ये इधर दिया हुआ है 7वें नंबर में, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर, यानी सबसे बड़ा पदमूल्य और सबसे छोटे पदमूल्य का अंतर रेंज कहलाता है।
6 परसेंटाइल। परसेंटाइल किसे कहते हैं? एक औसत श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटता है। यह जोड़ी पहले से ही सही है। 7वां, दो या दो से अधिक समूहों के बीच निश्चित संबंध है। तो इसके सामने हम लिखेंगे सहसंबंध। बचत का सीधा संबंध है आय से। यह जोड़ी पहले से ही सही है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है? तो उत्तर हम लिखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा, डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका उत्तर है चतुर्थक। तीसरा, इस आरेख का उपयोग आलेखीय रूप से बहुलक का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे हिस्टोग्राम या आयत चित्र, दोनों एक ही है। और इसके साथ ही बिंदु रेखा चित्र, इसके द्वारा भी बहुलक का मान ज्ञात किया जा सकता है। चौथा, 1 2 3 4 4 5 की विधा। अब यहाँ विधा शब्द है, यह बहुलक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर है 4। चूंकि यहाँ 4 2 बार आया है, यानी 4 की आवृत्ति अधिक है, इसलिए हम उत्तर लिखेंगे 4। 5, हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है, माध्यिका। 6वां, गुणात्मक डेटा का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, बहुलक या मॉड का। 7वां, अंक गणितीय माध्य द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है गणितीय माध्य? तो बार x, कैपिटल X बना के ऊपर बार लगाते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, अंकिक प्रश्न है, लेकिन इसे एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा है। 8वां, यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है और कहा गया है कि का माध्यक है। माध्यक यानी मध्यिका। तो इसका मध्यिका हमको ज्ञात करना है। और मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद n-1/2वां पद मध्यिका पद होगा। तो यहाँ पर चूंकि n का मान 20 है, तो 20 में एक जोड़ा 21/2 यानी 10.5वां पद जो है मध्यिका पद होगा। और 10.5 यानी 10.5वां पद तो होता नहीं है। हम क्या करेंगे, 10वां पद और 11वें पद को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो 10वां पद 45 है और 11वां पद 46 है, दोनों को जोड़ा तो ये 91/2 यानी मध्यिका आ गया 45.5। इकाई 4। इकाई 4 फैलाव का माप यानी अपकिरण की माप या परिक्षेपण की माप। इस इकाई पर 8 अंकों का अधिभार है। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और अति लघुत्तरी 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक का एक आएगा। 4 अंक का प्रश्न नहीं आएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानक विचलन का सही सूत्र है। तो विद्यार्थियों, यहाँ थोड़ा शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो मानक विचलन का जो सही सूत्र है, यहाँ पर आप देखें कि विकल्प बी सही है। हमने अलग से लिख दिया है, सिग्मा बराबर करणी में सिग्मा x माइनस बार x पूरे का वर्ग बटे n, यह मानक विचलन का सूत्र है। दूसरा, भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है? तो भिन्नता का गुणांक यानी विचरण गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है? देखें, ए माध्य विचलन, बी चतुर्थक विचलन, सी मानक विचलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मानक विचलन। अगला प्रश्न है, मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो विद्यार्थियों, अगर असमूहित आंकड़ों के लिए हम मानक विचलन की गणना करते हैं तो इसकी 4 विधियां हैं और समूहित आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। तो यहाँ पर ऐसा स्पष्ट नहीं दिया है कि असमूहित आंकड़े या समूहित आंकड़े, तो हम 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानक विचलन की गणना में विचलन केवल खालिस्तान से ही लिया जाता है। ए माध्य, बी मॉड, सी मीडियन और डी चतुर्थक। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है,
समूहीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं? यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है समूहीकृत आंकड़ों के लिए, तो हम यहाँ पर विकल्प ए 1, बी 2 और सी 3 और डी 4, तो हम लिखेंगे विकल्प सी सही है 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। तो बिना विचलन ज्ञात किए हम मानक विचलन की गणना कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन लिखेंगे। अगला, मानक विचलन माध्य से विचलनों के खाली स्थान का धनात्मक वर्गमूल है। खाली स्थान में हम लिखेंगे अंकगणितीय माध्य का धनात्मक वर्गमूल है। अगला, खाली स्थान व्यक्तिगत मूल्यों के मानक विचलन की गणना के लिए वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 4 वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं, यानी रिक्त स्थान यहाँ ना देकर के यहाँ देना चाहिए था। अगला, प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल। प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है? प्रमाप विचलन या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। अगला, यदि विचलनों के मान एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाज्य हैं तो परिकलन को खालिस्थान व्युत्पत्ति विधि द्वारा सरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पद विचलन, क्योंकि पद का ही पर्यायवाची शब्द चरण होता है, तो लेकिन यहाँ पद विचलन विधि लिखना सही होगा। अगला प्रश्न, सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर आधारित है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा, भिन्नता के गुणांक का सूत्र माध्य बटे एस डी गुणा 100 है। यह गलत है। सही क्या है? एस डी यानी मानक विचलन के बटे माध्य गुणा 100। वितरण में समानता को समाप्त करने के लिए लॉरेंज वक्र नामक एक ग्राफिकल मेजर उपलब्ध है। कथन सत्य है। अगला, मानक विचलन पैमाने से स्वतंत्र नहीं है। कथन सत्य है। 15, विचरण का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है। कथन असत्य है। सही जोड़ियां बनाइए। इसमें पहला मानक विचलन, दूसरे पर दिया हुआ है मानक विचलन का गुणांक और तीसरे में दिया हुआ है माध्य, और कॉलम बा में इनके सूत्र लिखे हुए हैं। पहले लिखा है मानक विचलन, तो मानक विचलन की जोड़ी हम बनाएंगे। कॉलम बा में जो दूसरे नंबर पर सूत्र दिया हुआ है अंडर रूट सिग्मा डी एक्स वर्ग के बटे एन ऋण कोष्टक में सिग्मा डी एक्स बटे एन पूरे की घात 2 या पूरे का वर्ग। तो यह मानक विचलन का सूत्र है। मानक विचलन का गुणांक, इसका सूत्र है सिग्मा बटे एक्स इंटू 100, और माध्य का सूत्र, यह जोड़ी पहले से ही सही है, सिग्मा एक्स बटे एन। आगे कॉलम आ में लॉरेंज वक्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई से, यानी एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, और 5 नंबर में कल्पित माध्य, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कोई मनमाना मूल्य से। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न, परिक्षेपण क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर बाउले के अनुसार परिक्षेपण या अपकिरण पदों के विचलन या अंतर का माप है। अपकिरण हमें बताता है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। दूसरा है मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो विधियों के नाम है वास्तविक माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि। अगला प्रश्न है मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। मानक विचलन माध्य से विचलनों के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल है। अगला, विचरण के गुणांक की व्याख्या करें। तो विचरण का गुणांक बराबर मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणा 100। अगला प्रश्न है 10 मानों का योग 100 है और उनके वर्गों का योग
1090 है, खोजें। भिन्नता के गुणांक से बाहर, मुझे लगता है यहाँ पर विचरण गुणांक हमको ज्ञात करना है और हमें क्या दिया हुआ है, 10 मानों का योग 100 है। तो हम क्या करेंगे, 10 मानों का योग 100 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग 1090, यानी जो प्रत्यक्ष विधि है प्रमाप विचलन ज्ञात करने की, उससे हम इसका प्रमाप विचलन निकालेंगे। तो प्रमाप विचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स वर्ग बटे एन। तो सिग्मा एक्स वर्ग यानी पदमूल्यों के वर्गों का योग, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1090 बटे एन। तो प्रश्न में कहा गया है कि 10 मान हैं, यानी एन का मान 10 है। और इससे हम अगर इसका समांतर माध्य निकालें तो 10 मानों का योग 100 है, तो समांतर माध्य हो जाएगा 100 बटे 10, यानी समांतर माध्य भी 10 आएगा। तो इस सूत्र में हमने मान रख दिया 12x का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ गया 10 का वर्ग। आगे इसको हल किए तो 1090 के बटा 10, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 109 और 10 का वर्ग 100। 109 में से 100 को घटा दिया तो 9, यानी वर्गमूल 9 या करणी में 9। तो करणी 9 का मान होगा 3। तो इस प्रकार प्रमाप विचलन आ गया 3। और विचरण गुणांक ज्ञात करना है, तो विचरण गुणांक का सूत्र है प्रमाप विचलन के बटे समांतर माध्य गुणा 100। तो यहाँ पर प्रमाप विचलन 3 के बटे 10 जो समांतर माध्य है, तो इसके शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया, 3 का गुणा 10 से करेंगे तो विचरण गुणांक आ गया 30। अगला प्रश्न है मानक विचलन की गणना की प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या करें। यहाँ पर जो ये सूत्र दिया हुआ है मानक विचलन ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का ही सूत्र है। इसमें सीधे हम क्या करते हैं, पदमूल्यों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं, किंतु समांतर माध्य से विचलन न लेकर के सीधे पदमूल्यों का ही वर्ग कर देते हैं और वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है, ये सूत्र मानक विचलन ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं ये एक अंकीय प्रश्न नहीं हो सकते। यहाँ शायद मिसप्रिंट है कि एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये 2 अंकों वाले प्रश्न होने चाहिए। आगे चलते हैं। इकाई 5 सहसंबंध। इस इकाई पर कुल 8 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 3 आएंगे, अति लघुत्तरी 2 अंक वाले 1 आएगा और लघुत्तरी यानी 3 अंक वाला 1 प्रश्न आएगा। सही विकल्प चुनें। सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। ए 0 और धन 1 के बीच, बी ऋण 1 और 0 के बीच, सी ऋण 1 और धन 1 के बीच और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है सी ऋण 1 और धन 1 के बीच। अगला प्रश्न है जब 2 चरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं। ए भूमध्य रेखीय सहसंबंध। तो यहाँ भूमध्य शब्द का कोई मतलब नहीं है, ये रेखीय सहसंबंध होना चाहिए। बी पुरातात्विक सहसंबंध, सी आंशिक सहसंबंध और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सही विकल्प है ए रेखीय सहसंबंध। आधार वर्ष होता है। ए तुलना या संदर्भ वर्ष, बी चालू वर्ष, सी किसी भी वर्ष और डी वर्तमान से पहले का वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए तुलना या संदर्भ वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है। ए कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, बी स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध यानी कोटि सहसंबंध और सी विकिरणित आरेख और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपाय। ए आय में औसत परिवर्तन के लिए, बी माल की मांग में आवश्यक परिवर्तन, सी माल की आपूर्ति में आवश्यक परिवर्तन और डी खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन के लिए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संबंध होता है खुदरा मूल्य औसत परिवर्तन के लिए। अगला प्रश्न है निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। ए धन 0.75 से अधिक और धन 1 से कम, बी धन 0.25 से अधिक और धन 0.75 से कम, सी 0.00 से अधिक और 0.25 से कम
और डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न स्तर का सहसंबंध यानी 0 से 0.25 के बीच का सहसंबंध कहलाता है। तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि आर एक्स वाई बराबर 0 यानी एक्स और वाई श्रेणी का सहसंबंध 0 है तो चर एक्स और वाई के बीच संबंध ए रैखिक कनेक्शन होगा, बी रैखिक कनेक्शन नहीं होगा, सी मुक्त हो जाएगा और डी मुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है रैखिक कनेक्शन या रैखिक संबंध नहीं होगा, बी सही है। अगला प्रश्न है, इफ यानी यदि आर एक्स वाई अर्थात एक्स और वाई श्रेणी का सहसंबंध गुणांक धनात्मक हो तो एक्स और वाई के बीच सहसंबंध कैसा होगा? विकल्प ए एक्स बढ़ता है जब वाई बढ़ता है, बी जब वाई घटता है तो एक्स बढ़ता है, सी जब वाई बढ़ता है तो एक्स नहीं बदलता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ए एक्स बढ़ता है जब वाई बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए कीमत और मांग के बीच खालिस्तान कनेक्शन होता है। कनेक्शन यानी सहसंबंध। तो किस तरह का सहसंबंध होता है मांग और कीमत के बीच? ऋणात्मक या नकारात्मक संबंध होता है। बी खाली स्थान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूचकांक। सी आधार वर्ष की अनुक्रमणिका संख्या हमेशा होती है। तो यहाँ लिखेंगे 100। डी जब दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सहसंबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे सहसंबंध को हम सकारात्मक या धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ई जब सहसंबंध गुणांक 0.25 और 0.75 के बीच होता है तो यह मध्यम श्रेणी का सहसंबंध कहलाता है। मध्यम श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध, चूंकि यहाँ धन का चिन्ह है तो मध्यम श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध। एफ जब 3 या 3 से अधिक चारों लिखा है, यहाँ चरों होना चाहिए, चरों के संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो हम लिखेंगे बहुगुणी सहसंबंध। अगला, आधार वर्ष को खालिस्तान वर्ष भी कहा जाता है। तो आधार वर्ष को हम संदर्भ वर्ष या तुलना वर्ष भी कहते हैं। तो यहाँ संदर्भ वर्ष लिखेंगे। अगला है संकेत शब्द P01 यानी आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष का निर्देशांक। इसमें एक खालिस्तान को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? चालू वर्ष को। और 0 किसको प्रकट करता है? आधार वर्ष को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालू वर्ष। अगला प्रश्न है, सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। ए सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, असत्य। बी सहसंबंध गुणांक का मान ऋण 1 से धन 1 के बीच होता है, सत्य। सी सूचकांक मापे गए समय के दौरान चर में परिवर्तन, सत्य। डी दो परिवर्ती मानों के पारस्परिक संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं, सत्य। ई एक बढ़ता मूल्य सूचकांक बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है, असत्य। भारित सूचकांक में विभिन्न मदों को उनके मुआवजे के महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, सत्य। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, सत्य। जब 2 या 2 से अधिक समूहों या चरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहा जाता है, यह सत्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण सहसंबंध के परिमाण की व्याख्या करें। तो पूर्ण सहसंबंध कब होता है? जब सहसंबंध या तो धन 1 हो या ऋण 1 हो। अगर धन 1 होता है तो हम पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहेंगे और अगर ऋण 1 है तो हम पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। बी दो प्रकार के मूल्य सूचकांकों के नाम लिखिए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। सी कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र। तो सूत्र है R बराबर सिग्मा dx dy के बटे n इंटू सिग्मा x सिग्मा y। तो सिग्मा x और सिग्मा y क्या है? सिग्मा x है x श्रेणी का प्रमाप विचलन
और सिग्मा y है y श्रेणी का प्रमाप विचलन। इसी सूत्र का और बदला हुआ रूप ये होता है r बराबर सिग्मा dx बटे dy बटे करणी में सिग्मा dx वर्ग इंटू सिग्मा dy वर्ग। इसी सूत्र से इसको व्युत्पन्न किया गया है गणना में सरलता की दृष्टि से। अगला है सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया? तो सहसंबंध तकनीक का विकास सर्वप्रथम बिंदु रेखीय अध्ययन के लिए फ्रांसिस गाल्टन ने किया था और गणितीय विधि का निरूपण कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है रैखिक सहसंबंध कब होता है? तो रैखिक सहसंबंध कब होता है? जब दो चर मानों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर हो, यानी दोनों चरों में समान मात्रा में परिवर्तन हो। अगला प्रश्न है सरल सहसंबंध क्या है? केवल दो चरों के मध्य सहसंबंध को हम सरल सहसंबंध कहते हैं। कौन से सूचकांक मापते हैं? मतलब सूचकांक क्या मापते हैं? प्रश्न ऐसा होना चाहिए। संबंधित चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन को सूचकांक द्वारा मापते हैं। अगला है सूचकांकों की एक मुख्य श्रेणी की व्याख्या करें। श्रेणी या यहाँ पर विशेषता या सीमा भी हो सकता है। इसका उत्तर है पूर्ण शुद्धता का अभाव, माने इसकी जो सीमा है सूचकांकों की कि इसमें पूरी तरह शुद्धता नहीं पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पाठ्यपुस्तक के सभी 5 इकाइयों से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अध्ययन किया। आशा है यह जानकारी आपके आगामी वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यह जानकारी अर्थशास्त्र विषय लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अगले वीडियो में हम हमारी जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।